स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 6 यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं, उन सभी लिविंग बीइंग्स का, उन सभी ऑर्गेनिम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। क्या होता है? सेल। तभी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिम्स जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स आर ऑर्गेनिम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो चूंकि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, तभी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स इस वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं, अदरवाइज सरवाइव नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं वाटर सेल्स, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पर लाइफ फॉर्म्स सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स तक ही नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स भी होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स आर ऑर्गेनिम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स वे ऑर्गेनिम्स होते हैं जो एक से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। पर उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? जाहिर सी बात है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स के तुलना में। सिमिलर सेल्स यानी कि वो सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है, वे यूनाइट टुगेदर होकर के फॉर्म करते हैं टिश्यू। सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर फंक्शंस ऑर्गेनाइज टुगेदर, यूनाइट टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। Likewise, tissues having similar functions and similar structures unite together, combine together to form organ. Likewise, organs having similar structures and similar functions. Organs having similar structures and similar functions combined together, organize together, unite together to form organ system. And many organ systems unite together to form an organism. So, an organism or a living being is a well organized structure. An organism or a living being is a well organized structure. And since an organism or a living being lives in this world, is surrounded by its environment, external environment. हर लिविंग बीइंग, हर ऑर्गेनिज्म जो इस वर्ल्ड में है, वो चारों तरफ से अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है। जाहिर सी बात है कि उस ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग का ऑलवेज कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता रहता है। और जब कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप लिविंग बीइंग और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता रहेगा, तो वो लिविंग बीइंग या वो ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्टेड भी होता रहेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता रहेगा, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग के इस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टरबेंस आ सकती है, ब्रेकेज आ सकती है,
वियर्स एंड टीयर्स हो सकते हैं, और ऐसे किसी भी हालत में वो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा लिविंग बीइंग नहीं है जो सरवाइव करना नहीं चाहेगा। वो जरूर चाहेगा कि वो सरवाइव करे। तो उसको अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप, अपने इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वियर्स एंड टीयर्स हुए हैं उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप, थ्रू आउट लाइफ। चाहे ऑर्गेनिज्म हंस रहा हो, खेल रहा हो, कूद रहा हो, सो रहा हो, गा रहा हो, बजा रहा हो, नाच रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, पढ़ रहा हो, लिख रहा हो, सो रहा हो या जग रहा हो या रेस्ट कर रहा हो, वो किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग क्यों नहीं कर रहा हो, इवन जब वो रेस्ट में है या बिल्कुल साउंड स्लीप में है, तब भी उसको अपने इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क करते रहना पड़ेगा, तभी वो ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग सरवाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ नॉन स्टॉप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच में है, जिसका उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ मोर और लेस वियर्स एंड टीयर्स, ब्रेकेजेस होते ही रहते हैं। तो सरवाइव करने के लिए क्या करते रहना पड़ेगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क या जॉब करते रहना पड़ेगा। जो प्रोसेसेस टुगेदर एक ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप, थ्रू आउट लाइफ, उन्हीं प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस आर प्रोसेसेस विच आर क्वाइट नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। Life processes are quite necessary for a living being to survive. अब है कि सभी लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो उस लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वियर्स एंड टीयर्स, ब्रेकेजेस हो रहे हैं, उनको नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ रिपेयर करते रहते हैं, इसीलिए वो जरूरी है। तो उस मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क को करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस को एनर्जी की जरूरत होगी ना। यानी कि एक लिविंग बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस तभी कैरी करेगा, यानी कि वो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे वियर्स एंड टीयर्स के ब्रेकेजेस के रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क तभी करते रहेगा जब उसको एनर्जी चाहिए। और हमको और आपको पता व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की जो एबिलिटी, जो क्षमता होती है, उसी को तो हम एनर्जी कहते हैं। यानी कि कोई भी वर्क करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहां भी इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलेगी? किसी न किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से ही तो मिलेगी। और लिविंग बीइंग का जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसे हम क्या कहते हैं? फूड। लिविंग बीइंग का, ऑर्गेनिज्म का जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसे हम कहते हैं फूड। और ये फूड कहां होता है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग के बॉडी के बाहर होता है, बट उसको एनर्जी की कहां जरूरत होती है? अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी होती है। इसका अर्थ है कि फूड को ऑर्गेनिज्म के, लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर जाना होगा। और सिर्फ अंदर ही नहीं जाना होगा, क्योंकि ये फूड वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं एनवायरमेंट में।
उनको बॉडी के लिए एडजस्टेबल फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा। तो फूड को एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक लिविंग बीइंग के द्वारा अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर ले जाना और फिर उसको अपने बॉडी के लिए एडजस्टेबल फॉर्म में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। देन न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि जो फूड इनटेक हुआ उसका डाइजेस्टेड फूड जूस तैयार हो गया। बट वो डाइजेस्टेड फूड जूस एनर्जी तो नहीं देगा। एनर्जी देने के लिए सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होने चाहिए। एंड बेसिकली कौन सा केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि डाइजेस्टेड फूड जूस का ऑक्सीडेशन होगा तभी ये रिक्वायर्ड एनर्जी रिलीज होगी एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? डाइजेस्टेड फूड जूस के साथ साथ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। और ऑक्सीजन कहां अवेलेबल है? एटमॉस्फेयर में, यानी कि ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग के बॉडी के बाहर है वो भी। यानी कि उस ऑक्सीजन को भी एटमॉस्फेयर से ऑर्गेनिज्म के लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर ले जाना पड़ेगा, है ना। यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी रेस्पिरेशन की, जिस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक लिविंग बीइंग या एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाएगा। बट रेस्पिरेशन सिर्फ इतना नहीं होता है कि ऑक्सीजन आउट से इन हो गया, वो तो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। रेस्पिरेशन कंप्लीट वहां होगा जब वो ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड जूस के साथ रिएक्ट करके, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज कर देगा। वहां जाकर के रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। पर एनर्जी चाहिए किसको? एनर्जी चाहिए उस लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के ईच एंड एवरी सेल को, क्योंकि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क उस लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के ईच एंड एवरी सेल के द्वारा कैरी होना है, ईच एंड एवरी सेल के द्वारा उसको परफॉर्म किया जाना है। तो जाहिर सी बात, ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क को कैरी करने के लिए। ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड है अपने आप को सरवाइव करके रखने के लिए। तो ईच एंड एवरी सेल को जब एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जूस से। इसका अर्थ हुआ उस प्रोसेस के लिए जो दो रॉ मटेरियल्स हैं, जो दो रिएक्टेंट्स हैं, डाइजेस्टेड फूड जूस एंड ऑक्सीजन, उनको ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाना होगा। और अभी वो ईच एंड एवरी सेल तक नहीं पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन हमको कहां देखने के लिए मिलता है? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ही ये ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने के लिए मिलता है। और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने पढ़ रखा है कि वर्क डिवीजन होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ईच एंड एवरी वर्क के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है। फिर इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी ऑर्गन्स के बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ऑर्गन्स के अंदर भी उनके टिश्यूज के बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और टिश्यूज के अंदर उनके सेल्स के बीच में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो फूड इनटेक हुआ था और उस फूड का डाइजेस्टेड फूड जूस जो बना था, उस फूड में से जो डाइजेस्टेड फूड जूस निकला था, वो लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में है। और जो ऑक्सीजन इनटेक हुआ एटमॉस्फेयर से, वह भी बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में ही है। जबकि इन दोनों ही चीजों की, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जूसेस की और ऑक्सीजन की जरूरत उस लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म के ईच एंड एवरी सेल को है। तो उस पर्टिकुलर प्लेस से जहां पर डाइजेस्टेड फूड जूस है, उसको ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने की जरूरत है, और ऑक्सीजन को भी जहां वो बॉडी के पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल है, वहां से ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाने की जरूरत है। और ये काम कौन करेगा?
ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमको एक और प्रोसेस की जरूरत पड़ गई, वो है ट्रांसपोर्टेशन, जिसे कि हम लोग सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। ओके, देन इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के जरिए डाइजेस्टेड फूड जूसेस एंड ऑक्सीजन पहुंच गए लिविंग बीइंग के ऑर्गेनिज्म के ईच एंड एवरी सेल में, और सब वहां पहुंचे तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पर कहते हैं। और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, और वही एनर्जी तो रिक्वायर्ड थी, ईच एंड एवरी सेल को वो एनर्जी रिलीज हो गई, और वहां पर जाकर के ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। पर एनर्जी रिलीज के साथ साथ वहां पर कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट्स दरअसल एक ऑर्गेनिज्म के, लिविंग बीइंग के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं उस लिविंग बीइंग के लिए, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं उस लिविंग बीइंग के लिए, उस ऑर्गेनिज्म के लिए। इसका अर्थ है उन बाई प्रोडक्ट्स को जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि हाईली पॉइजनस हैं, जो कि उस लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्ट हैं, उसको उस लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, और उनके बॉडी से उनको बाहर थ्रो आउट करना, बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक प्रोसेस की जरूरत हो गई एक्सक्रीशन के। पर एक बार फिर से, चूंकि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उन वेस्ट को थ्रो आउट करने के लिए भी उसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक टिश्यूज और स्पेसिफिक सेल्स होंगे। जबकि वो जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं, वो जो पॉइजन सब्सटेंसेस हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, वो तो उस लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म के ईच एंड एवरी सेल में प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि बॉडी के ईच एंड एवरी सेल से उन बाई प्रोडक्ट्स को, उन वेस्ट सब्सटेंसेस को, उन पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को उस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू और सेल तक पहुंचाना होगा, जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर थ्रो आउट करें। यानी कि वहां भी हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस के अंदर ये 4 प्रोसेसेस आ गए। Life processes include these 4 processes: nutrition, respiration, transportation and excretion. ट्रांसपोर्टेशन को ही हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन। अब सब हम आगे के क्लासेस करेंगे तो उसमें हम लोग इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को 1 by 1 कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे।